तो संसद का निर्वाचन संबंधी शक्तियां को अगर हम देखें तो पाते हैं कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। वही संविधान का अनुच्छेद 66 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य मिलकर क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उसी तरह से इतना ही नहीं, संविधान का अनुच्छेद जो 55 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित कराने का काम किसका है, इसको सुनिश्चित जो है संसद ही करवाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो नियम बनाने की शक्ति है वो नियम भी कौन बनाएगा, वो नियम संसद ही बनाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, तो इस तरह का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के जैसा कानून बनाना या इसी कानून में संशोधन करना, ये किसका काम है, ये काम संसद का ही है। तो इस तरह से देखें कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की शक्ति जो है क्या है, पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जो पार्टिसिपेशन उसका होता है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सिर्फ नहीं तो क्या करते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेशन होता है, बल्कि उससे संबंधित कानून भी बनाते हैं, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि संक्रमणीय प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर चुनाव हो रहा है या नहीं। तो ये तो हमने देखा कि निर्वाचन संबंधी क्या शक्तियां हैं संसद का। अब देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो 2, 3, 4 राज्यों के निर्माण, उसके नामों में परिवर्तन, नए राज्यों के शामिल करने से संबंधित है, इस संबंध में जो है संसद की क्या शक्ति है। तो यहां हम देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश जो भारत के हिस्सा में नहीं है, माने वैसे राज्यों का हम प्रवेश कराते हैं जो भारत का हिस्सा नहीं है, तो संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत, जैसे ऐसे राज्यों की स्थापना भी हम कर सकते हैं जो पहले भारत के राज्य के रूप में नहीं था। जैसे सिक्किम को देखिएगा कि 1935 में भारत का एक अधिराज्य था, क्या था, यह सह राज्य कह सकते हैं, लेकिन 1936 में इसको जो है क्या दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से अगर नए राज्यों का प्रवेश कराते हैं जो भारत का हिस्सा नहीं है, या नए राज्यों की स्थापना कराते हैं जो भारत का हिस्सा नहीं है, तो संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत, और जो वैसा राज्य जो भारत का हिस्सा है अगर उसके नामों में परिवर्तन करते हैं, उसको छोटा एक बड़े राज्य को 2 छोटे राज्यों में बदलते हैं, जैसे बिहार को बांटकर बिहार और झारखंड बनाया गया था, अगर 2 छोटे छोटे राज्य हैं तो उसको दोनों को मिलाकर एक बड़े राज्य बनाते हैं। उसके नामों में परिवर्तन, हाल फिलहाल में देखिएगा तो बहुत सारे जो है राज्य का नाम चेंज हुआ है। तो राज्यों के नामों में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना घटाना, 2 को मिलाकर 1 करना, एक बड़े को 2 छोटे राज्यों में बनाना, किसको, जो भारत का हिस्सा के अंतर्गत है, तब जाकर जो है हम संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। और संविधान का अनुच्छेद 4 जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर 2, 3 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 2 और संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई कानून हम बनाते हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान का अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा। और ये काम कैसे होगा, ये काम जो कानून बनेगा वो साधारण 2, 3 तक संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत या संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत जो कानून बनेगा वो साधारण बहुमत से होगा, उसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ अगर संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाए जाते हैं तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव करने का अधिकार संसद को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मीन्स अगर संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत या संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत कोई कानून बनाते हैं, जैसे देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित कानून बनाए ना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम,
तब जाकर तो जो है हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो ये कैसे हुआ था? ये एक तो संसद के साधारण बहुमत से हुआ, दूसरा है कि हमको क्या करना पड़ा, हमको अनुसूची 1 में बदलाव करना पड़ा और अनुसूची 4 में चेंजिंग करना पड़ा। और ये अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन कैसे किए? ये कहा हमारा ये अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर संसद क्या करती है, 2 और 3 के तहत कोई कानून बनाती है, 2-3 के तहत मीन्स अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई कानून बनाती है, तो संसद को अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव करने का स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि संसद की अपार शक्तियां, जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने का अधिकार है, निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, और ये भी अधिकार है कि चुनाव प्रणाली जो है एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उतना ही नहीं, संसद और विधानमंडल के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की भी शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करवाना, परिसीमन करवाना, ये सारे काम संसद का ही है। उतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 2-3 के तहत अगर भारत राज्य के अंग नहीं है, भारत के अधीन में नहीं है, और किसी राज्य को प्रवेश कराना है, तो संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत हम नियम बनाएंगे। और जो भारत का अंग है उसमें अगर जो है उसके क्षेत्र को परिवर्तन करना है, उसके नामों को परिवर्तन करना है, 2 को जोड़कर 1 करना है, 1 बड़े को घटाकर 2 राज्य बनाना है, अगर इस तरह का चीजें हमको करना हो तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 में किसी तरह का परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, ये अनुच्छेद 4 कहता है। और 2-3 के तहत जो कानून बनाएंगे वो कानून संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर संविधान का अनुच्छेद 2-3 के तहत कानून बनाते हैं तो अनुसूची 1 और 4 में बदलाव करना संसद का स्वतः अधिकार बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखे कि संसद की क्या है, संसद के राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या फिर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शक्तियां प्रदान की गई है।